हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली। मैं हूं रचना और आज है गुरुवार और मेरे लिए होता है गुरु का गुरुवार, क्योंकि आज मैं लेती हूं आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़ी क्लासेस। तो सुबह से सारा काम करने के बाद मैं अभी क्लासेस लेकर के उठी हूँ, तो मैंने सोचा पहले आपसे कम्युनिकेट कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में। तो आज की ब्लॉग में क्या है खास, तो थर्सडे को बनता है स्पेशल कढ़ी, तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कढ़ी की रेसिपी। साथ ही साथ कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड़ जो मेरी ब्लॉग में हमेशा होते हैं। और मन की बात में आज शेयर करने वाली हूँ मन की बात उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी मदर्स के लिए जिनके बच्चे एग्ज़ाम के दौरान स्ट्रेस लेते हैं, जिनके बच्चे रिज़ल्ट को लेकर के स्ट्रेस लेते हैं और जिनके बच्चे किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। उनको किस तरह से हैंडल करना है कि उनको डिप्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो और वो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही स्ट्रेस फ्री होकर के इंजॉय करके कर सकें। तो मन की बात को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह आपके कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। पर बहुत हंसे थे, कोई सोचा ही नहीं था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम लोग को पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा, क्योंकि 75% तो अर्थ का पानी है। तब भी सोचो अभी लोग पानी खरीद के पीते ना, रेलवे स्टेशन पे पीते हैं, घर में सबके केन आता है, या एक्वागार्ड भी तो खरीदे ही ना हम लोग। डायरेक्ट नल से कहाँ पीते हैं लोग पानी का बिल भी देते हैं। सुबह से जो हर हाउसवाइफ का रूटीन होता है, मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो की और उसके बाद टाइम आया मेरे स्किन केयर का, जिसमें लगते हैं सिर्फ 2 मिनट। और इसके लिए मैंने इस बार के इस हफ्ते का इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। तो मैंने पत्तियां पहले ही तोड़ ली थी, उसको एक टुकड़े में काट लिया है और उसको फोक से छेद कर दिया ताकि उसका जेल आसानी से निकल जाए। और आज का इंग्रेडिएंट है एलोवेरा के साथ कॉफ़ी पाउडर। तो एलोवेरा और कॉफ़ी पाउडर का जो मिक्सचर है ना, वो बेस्ट एंटी एजिंग होता है। मीन्स फाइन लाइन, रिंकल्स, इनको ख़त्म भी कर देता है। डीले करना तो एक अलग चीज़ है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो उनको ख़त्म भी कर देता है। पर्सनली मुझे ये बहुत सूट करता है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया, सभी को ये बहुत सूट करता है। और सबसे बेस्ट थिंग है कि ये बहुत आसान होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं अब तो 40 ईयर्स की हो गई हूँ, तो भी मैं इसको पता नहीं कब से अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे ये बहुत सूट करता है। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, तो इसको रब कर लिया, 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तब तक घर का बाकी काम करूँगी। उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लूँगी। ये देखिए अब मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा है, तो खुद ही 10 मिनट के छोड़ने के बाद स्किन भी क्लियर लगने लगती है, चमक भी आने लगती है और स्किन अंदर और बाहर दोनों से ही बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अभी मेरी हाउसमेट छुट्टी पे है। मैंने बताया था आपको कि उनके बेटे का ऑपरेशन है, तो मैंने उनको छुट्टी दी हुई है। तो घर की क्लीनिंग, डस्टिंग और घर पूरा ठीक करने के बाद झाड़ू लगाया, बर्तन धुला और उसके बाद पोछा लगाने लगी। तो मुझे लगा आपसे एक बात शेयर करूँ। हाथ से पोछा लगाना जो होता है ना, वो बेस्ट एक्सरसाइज होता है, बट अभी डे टू डे लाइफ में हमारी आदत उसकी छूट गई है। तो मैं ये मैजिक मोप यूज़ करती हूँ, डंडे वाला पोछा है। ये बहुत सही होता है क्योंकि इसका ना बकेट जो है वो बहुत सही है कि इसमें आपका पोछे का जो कपड़ा है वो बहुत अच्छे से धुला जाता है। दूसरा, इस बकेट में ही स्प्रिंग और वो लगा हुआ है जिससे पोछा गार भी ये फटाफट से गड़ जाता है बहुत अच्छा। आपको हाथ नहीं लगाना पड़ता है, तो गंदगी टाइप की कोई फीलिंग नहीं आती है कि आपका हाथ गंदा हो गया या कुछ भी। दूसरा, झुक कर के बहुत नहीं करना पड़ता है, तो आपका बैक बोन जो होता है ना वो सही रहता है। क्या होता है कि हम लोग एंथू में हाथ से तो पोछा लगा लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं हमारे बैकबोन को इफ़ेक्ट करता है। खासकर जो लेडीज़ होती हैं डिलीवरी के बाद उनका बैकबोन वीक होने लगता है। तो ऐसे में जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पीठ पे जोर पड़े, वो काम को अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी हड्डियों की प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए। तो वैसे भी ये पोछा लगाना भी फुल्ली एक्सरसाइज हो ही जाता है, क्योंकि हम हल्का सा झुक करके ही अंदर अंदर तक अगर लगाना हो कुर्सी के अंदर, टेबल के अंदर, वो भी हो जाता है, सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये मैजिक मोप बहुत सही है। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अभी ये ऑनलाइन जो है 500 समथिंग में मिल रहा है और शॉप पे तो अभी 800 के अराउंड चलता है। पर ये मैं 1 साल 1.5 साल मेरा एक मैजिक मोप चलता है। बहुत ही आसान तरीके से जीएस के लिए अगर पढ़ना हो, वो भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, कर सकती हैं। तो रटना ज़्यादा जरूरी है या समझना ज़्यादा जरूरी है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 80% रटना पड़ता है, 20% समझना पड़ता है। लेकिन सही बात यह है कि आपको 80% समझना होता है और 20% रटना होता है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो इस रटने और समझने के बैलेंस को उल्टा करना है आपको। समझने के लिए उसको टेक्निकल तरीके से पढ़ना है, जिसकी क्लासेस
मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे है। और रटने के लिए उसको कोडिंग के थ्रू रटना पड़ता है, यानी कि रटने में भी आपको टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कोडिंग बना करके रटना होता है, यानी दोनों ही सब तरह से आपको ज्योग्राफी को टेक्निकल तरीके से पढ़ना होता है। तो क्या होता है सही तरीका ज्योग्राफी को पढ़ने का, रटने का, समझने का, उसकी सारी क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे दी हुई हैं। प्री की क्लासेस हैं, बैक ईयर क्वेश्चन की क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ की क्लासेस हैं और अभी न्यू क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस करनी है, रटना नहीं है, समझना है, तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा। गुरु के गुरुवार में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने की क्लासेस ले ली। उसके बाद टाइम आ गया किचन का, यानी कि खाना बनाने का। और आज है गुरुवार, तो आज बनाते हैं पीला खाना। तो मेरा फेवरेट होता है आज कढ़ी बनाना। कढ़ी के लिए लिया है 3 चम्मच बेसन, इसमें डाला है प्याज, लहसुन और करी पत्ता काट करके करी पत्ता डालने से उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा खड़ा जीरा और हल्का सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद इसमें मिलाएंगे खाने वाला सोडा 2 चुटकी। अब ये खाने वाला सोडा मिलाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये बेसन बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ता है, बस फटाफट से मिक्स करिए और कढ़ी की बड़ी जो है ना वो अंदर तक सॉफ्ट बनती है। कढ़ी जो है ना अंदर तक इसका टेस्ट आता है और बड़ी को छोटी छोटी भी डालिएगा ना तो बहुत अच्छे से फूल जाती है बड़ी। इसके बाद कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई में डाल दिए सरसों का तेल और बिल्कुल छोटी छोटी सी कढ़ी की बड़ी डाली है बेसन की। जबकि ये कढ़ी में डालने के बाद बिल्कुल फूल जाएगी, क्योंकि हमने इसमें खाने वाले सोडा का इस्तेमाल किया है। तो खाने वाले सोडा का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका समय बच जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कढ़ी के बेसन को बहुत देर तक फेंटते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि पानी में डाल के चेक करते हैं, वो बेसन ऊपर आता है, इसका मतलब कि वो फटा गया। वो एक प्रोसेस पुराने टाइम से चल रहा है और ठीक भी है, अच्छा भी है। पर अभी डे टू डे लाइफ में हमें क्या होता है कि हम ऐसे काम करें जो आसान तरीके से भी हो जाए, फटाफट भी हो जाए और जिसमें ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम सेम वही टेस्ट ला सके। तो आप खाने वाला सोडा डाल करके बनाते हैं ना तो सेम वही टेस्ट आता है। अब आप सोचेंगे ये कढ़ी के बड़ी का रंग जो है ऐसा क्यों गया, क्योंकि मैं ये लोहे की कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ इसलिए इसका ऐसा रंग हो गया है। और आप नॉर्मल कढ़ाई में अगर फ्राई करिएगा तो ये येलो येलो ही बनती हैं बड़ी, और अभी ये इतनी सॉफ्ट बन गई हैं। अब इसी तेल का इस्तेमाल मैं कढ़ी बनाने में भी करूँगी और आलू की भुजिया बनाने में। तो 1 चम्मच तेल कढ़ाई में डाल दिया, इसमें डाल दिया प्याज, लहसुन और करी पत्ता और मेथी का तड़का। उसके बाद जो बेसन थोड़ा सा बचा के रखा था उसमें 3 चम्मच दही डाल दिए। दही को पहले बिना पानी डाले अच्छे से हाथ से चम्मच से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें 2 गिलास से 2.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसको हैंड ब्लेंडर से फेंट लेंगे अच्छे से। चाहे तो आप मिक्सी के जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हल्दी और लाल मिर्चा पाउडर डाल के मिक्स कर दिया और इसको डाल दिया तड़के में। अब इसको ढक करके बॉयल होने देंगे और जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। जब भी कढ़ी बनाएं तो जब ये बॉयलिंग हो जाए तब नमक डालें, तो उससे दही फटती नहीं है और कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब ये बॉयल हो गया तो मैं इसमें देने वाली हूँ तड़का। तड़के के लिए सबसे कंपलसरी आइटम होता है घी। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें डालिए करी पत्ता और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या फिर खड़ी लाल मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ क्योंकि कढ़ी का रंग बहुत अच्छा आता है इससे। और इसको कढ़ी में डाल दिया और कढ़ी तैयार हो गई है। 5 मिनट के बाद ये बढ़िया और फूल जाएंगी। और मेरे घर में सभी को कढ़ी बहुत पसंद है, लेकिन कढ़ी के साथ हमारे यहाँ सबको पसंद है आलू की भुजिया। तो जो तेल बचा था उसी में मैंने आलू की भुजिया बनाई है। इसके लिए सरसों का तेल डाला, सरसों के तेल में डाला है मेथी और लाल मिर्ची का तड़का। और तड़के के बाद मैंने आलू की भुजिया छिलका उतार करके काट लिया था पतला पतला, वो सारा इसमें डाल दिया है। आलू की भुजिया बनाने की एक ट्रिक आप लोग को हमेशा फॉलो करनी चाहिए कि कभी भी आलू की भुजिया को ना ढक के नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना ढक के बनाने से आलू जो वो टूट जाते हैं, पानी जो छोड़ता है उससे आलू बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। और ये बिल्कुल सादी भुजिया बना रहे हैं तो हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से छिड़क दीजिए जो कि ऑप्शनल है। और इसको कढ़ाई को खोल करके आलू को पकने दीजिए। कुरकुरा भी बनाते हैं इसको खोल के ही बनाते हैं। मीडियम फ्लेम पे, ना लो ना हाई, मीडियम फ्लेम पे आलू की भुजिया पकने दीजिए। बाद में जब पक जाए तो धनिया की पत्ती डाल दीजिए। तो कम तेल में भी आलू की भुजिया टूटती नहीं है, कुरकुरी बनती है अगर आप उसके ढक्कन को खोल के पकाते हैं, यानी कि भाप उसमें नहीं जाता है। तो कढ़ी बन गई, आलू की भुजिया बन गई, सलाद काट लिया था, चावल बना लिया था। और उसके बाद बारी आ गई किचन को वाइंड अप करने की, क्योंकि अभी हाउसमेट छुट्टी पे है। तो मेरा क्या काम होता है कि मैं फटाफट से जो बर्तन निकलते हैं उसको तुरंत ही धुल के हटा लेती हूँ, क्योंकि वो जब इकट्ठा हो जाता है ना तो लगता है कि वो एक टास्क है। तो टाइम हम सबके पास उतना ही होता है, अगर हम उसको मैनेज करके चलते हैं ना तो हमें लगता है हमें बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो मेरा किचन मैनेजमेंट का सबसे मेन फंडा यही होता है कि काम को इकट्ठा नहीं होने देना है, उसको इंस्टेंट ही, जब तक कि सब्जी आलू की भुजिया पक रही है तब तक बर्तन धुल के हटा दिया, जब तक कि कढ़ी का ग्रेवी बॉयल हो रहा है तब तक बाकी काम कर लिया। कढ़ी और आलू की भुजिया की रेसिपी देखी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और जुगाड़ भी, घर गृहस्थी से जुड़ी बातें बताई। अब बारी है मन की बात की।
तो मन की बात में सभी के लिए है, जो भी गार्जियंस हैं, चाहे उनके बच्चे केजी क्लास में हैं, चाहे क्लास 1 में है, चाहे क्लास 10th में है, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस, आईएएस, यूपीएससी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी से मैं आप एक बात शेयर करना चाहती हूँ और सभी पेरेंट्स को बहुत ध्यान से ये बात सुननी चाहिए। क्या होता है कि हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि तुम एग्ज़ाम दो, रिजल्ट की चिंता मत करो, उसे भूल जाओ, एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा करो। फिर हम ये भी बोलते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसे कई तरह से बातें करके हम अपने बच्चों को समझा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ही उन्हें भूलने का मौका नहीं देते हैं। बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, एक हफ्ते बाद हम खुद पूछते रिजल्ट कब तक आएगा, या फिर पूछते क्या लगता है रिजल्ट क्या रहेगा, फर्स्ट आओगे या नहीं आओगे, फर्स्ट आओगे तो हम तुम्हें ये इनाम देंगे, इस बार सेकंड भी आओगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि तुमने कोशिश अच्छी की। ऐसी कई चीज़ें हम कर लेते हैं। मेडिकल का एग्ज़ाम या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम बच्चे देते हैं तो क्या लगता है इस बार क्वालिफाई करोगे कि नहीं, करोगे तो कौन सा कॉलेज मिलने का चांसेस है, रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज लिस्ट में आएगा, या फिर यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल में सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन, प्री क्वालिफाई होगा, मेंस में कैसा परफॉर्मेंस रहा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उसका क्या लगता है रिजल्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने बच्चों से पूछ लेते हैं कि हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बेसिकली ये कम्युनिकेशन नहीं होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है जो आप उनसे बता रहे होते हैं। और बच्चे भी जो भी ड्रीम देखते हैं वो सिर्फ उनका सेल्फ का ड्रीम नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स आपका भी ड्रीम होता है, और उन्हें भी पता है कि इस ड्रीम को पूरी होने के लिए उन्हें जितनी खुशी होगी उतनी खुशी आपको भी होगी। लेकिन जब आप बार बार ये सवाल पूछते हैं ना तो बच्चों पे बहुत प्रेशर पड़ता है कि मेरे मदर फादर ये एक्सपेक्ट करें कि इस बार मैं क्वालिफाई कर जाऊं, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर फर्स्ट नहीं आ पाया तो फिर मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मैंने इतनी कोशिश की, ये गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ नहीं आया और इस बार तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या जवाब दूंगा। ऐसे बहुत सारे दिमाग में उनके चलते रहते हैं बातें जो वो आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑलरेडी आपके साथ पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। फिर उनको अगर ऐसे टाइम में कोई ऐसा नहीं मिलता है जिससे वो शेयर कर सकें तो वो बातें उनके मन ही मन रह जाती हैं, और जब मन ही मन रह जाती हैं तो पहले वो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, और उसके बाद सोसाइटल अटेम्प्ट वाले थॉट्स आने लगते हैं उनको। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रही कि इसके पीछे सिर्फ पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं गलती से, मतलब अनचाहे, आपको नहीं पता होता, आपके सवालों से ही बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। और ऐसा नहीं अब ये होगा कि न्यू जनरेशन ये है, बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ भी बोल दे तो स्ट्रेस लेने लगते हैं, नहीं, पहले भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे ना जो बच्चे, पहले भी उन लोगों को स्ट्रेस होता था, बट इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते थे उनके पास, इतने सारे थॉट, मतलब कहते हैं ना कनेक्शंस नहीं था, इतनी बातें पता नहीं चल पाती थी। इसलिए अब चूंकि टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हुआ, इसलिए हमें भी समय के साथ चेंज होना चाहिए। बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना, बच्चों से सारी बातें शेयर करना, बच्चों से अपनी एक्सपेक्टेशन बताना, सब कुछ सही है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भूलने का भी मौका देना चाहिए कि एग्ज़ाम खत्म हो गया, उनको रिजल्ट का बार बार रिमाइंडर नहीं लगाना चाहिए। आपने जो किया अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, जो होगा देखा जाएगा वाला होना चाहिए। तो बच्चे आपके खुद ही बहुत ज़्यादा आपको उसको लेकर के सीरियस हो जाते हैं। खैर, आपकी इस मामले में क्या राय है वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। ज़रूरी नहीं कि मेरे जो व्यूज़ हो, मेरी जो राय है वो आपकी भी हो, आप अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करिए, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपसे। और आपका बच्चा किस क्लास में है, आप उससे किस तरह से बात करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप पूछते हैं रेगुलर बेसिस पे वो मुझसे शेयर करिए। और ओवरऑल आपको आज की ब्लॉग की ये सारे मन की बातें, ट्रिप्स, टिक्स, जुगाड़ कैसी लगी वो तो मुझे ज़रूर ही बताइएगा। और अगर अच्छी लगती है और डेली फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो करना क्या है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। और हमारी फैमिली जो है वो 63,000 मेंबर्स वाली फैमिली है। धीरे धीरे हमें इस फैमिली को 1 लाख तक पहुंचाना है, और फैमिली दिन पर दिन जितनी बड़ी होती है पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा आती है। ये पूरा पुलिस का थीम है तुम्हारा। हाँ? पुलिस चोर थीम। ये पुलिस है, ये चोर, ये दोनों चोर गए हैं। बैंक कहाँ है? ये क्या बताऊं, नहीं बताऊंगा बाद में, सीक्रेट है, जासूस। डाटा अब मैं नहीं, अभी असली डाटा मत बताओ। ये जेल के अंदर